भारत का संविधान और उसमें भाग नंबर, उसमें बात रहेगी भाग नंबर 2 की, जो कि नाम है चैप्टर का नागरिकता। नागरिकता के बारे में हमने कुछ बातें पढ़ ली थी, एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और एकल नागरिकता भारत में इस वजह से है क्योंकि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अमेरिका की तरह भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, पहली बात। दूसरा सवाल यह है कि एकल नागरिकता के प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिए गए हैं। तो एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संविधान के जो 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेद हैं वो नागरिकता से संबंधित हैं। उसके बाद मैं आपको बताया था कि नागरिकता जो भारत की है वो कितने प्रकार से ग्रहण की जा सकती है। तो 5 प्रकार थे: देशीयकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा, अर्जित भूभाग के विलय द्वारा, जन्म के द्वारा और वंश परंपरा के द्वारा। भारत की जो नागरिकता है वो ख़त्म हो सकती है 3 तरह से। स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता अगर कोई ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात वो नागरिकता का परित्याग कर दे। तीसरी बात, सरकार नागरिकता छीन ले। सरकार नागरिकता ख़त्म करती है वो भी 3 प्रकार से: या तो वो व्यक्ति संविधान के प्रति निष्ठा ना रखता हो, अनिष्ठा की स्थिति हो। दूसरा, युद्ध के समय वो शत्रु देश की मदद करने वाला व्यक्ति हो, ऐसे आदमी की नागरिकता ख़त्म हो सकती है। और तीसरा, वो बिना बताए अगर 7 वर्ष से अधिक समय तक भारत के बाहर रहता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक की बात हम लोगों ने कर ली थी। अब हम बात करेंगे उसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेदों की। नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में। नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद देखो, इसके जो आर्टिकल हैं वो ज़्यादा नहीं आते एग्ज़ाम में। हम लिखेंगे, थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हुए चलेंगे, बाकी दूसरे डिटेल में उस आर्टिकल को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अनुच्छेद नागरिकता का जो पहला है वो आएगा अनुच्छेद नंबर 5। अनुच्छेद नंबर 5, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। भारत का संविधान प्रारंभ हुआ था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो ऐसे व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना गया जिनका भारत में अधिवास हो, निवास हो, जिनका जन्म भारत में हुआ हो या उनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या जो 5 साल से भारत में रह रहे हों, उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा। देखिए, 26 जनवरी 1950 को उन लोगों को भारत का नागरिक माना गया जिनका भारत में अधिवास है, वो भारत के डोमिसाइल है। दूसरी बात, वो उनका जन्म भारत में हुआ हो, ऐसा नहीं है तो उनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या आप ये कह सकते हैं
कि वो कम से कम 5 साल से भारत में रह रहे हों तो उसे भारत का नागरिक माना गया। तो संविधान के प्रारंभ पर किन किन लोगों को भारत का नागरिक माना गया था, ये बातें अनुच्छेद नंबर 5 में आती हैं। अनुच्छेद नंबर 6, अनुच्छेद 6 में कहा है पाकिस्तान से भारत आने वाले पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार एक समय सीमा रखी गई। देखो, समय सीमा ये रखी गई इस आर्टिकल के लिए, आपको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत आए। बहुत सारे लोग जब पाकिस्तान से भारत आए तो क्या सब लोगों को भारत का नागरिक माना गया? सब लोगों को भारत का नागरिक बना दिया गया? उसके लिए एक शर्त रखी गई। देखिए, एक डेट है 19 जुलाई 1948। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 के बाद में भारत में आया है और संविधान के लागू होने से पहले उसने अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया है, मतलब 1948 19 जुलाई 1948 के बाद उसने भारत में आकर अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया है, तो जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था उसे नागरिक मान लिया गया रजिस्ट्रेशन के आधार पर। यह ये बोला गया कि ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से अगर कोई भारत का है तो भी उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। भैया मान लो पाकिस्तान से आया है तो हो सकता है उसके माता पिता भारत के हों, भारतीय भूभाग के हों। माता पिता नहीं है तो दादा दादी में से कोई एक हो, दादा दादी में से कोई नहीं तो नाना नानी की तरफ से एक कोई ना कोई एक हो। अगर भारत में उसके वंश में भी किसी का जन्म हुआ है तो उसको भारत का नागरिक माना गया। तभी तो हमने पढ़ा था वंश परंपरा के आधार पर भी नागरिकता दी जाती है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 6 में ये कहा है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे विभाजन के बाद, उनमें से किस किस को भारत का नागरिक माना गया। अच्छा, जो भारत के नागरिक के लिए शर्त पूरी नहीं कर पाए होंगे उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद उनको नागरिकता मिल गई होगी। ठीक है, चलिए ऐसे ही अनुच्छेद नंबर 7, भारत से पाकिस्तान जाने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। इसमें क्या मामला था? देखो, ये तो आर्टिकल 6 तो वो है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे उनको नागरिक बनाने के संबंध में है, और ये 7वां जो है जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए और पुनः भारत लौट आए, ऐसे लोगों को भी भारत का नागरिक माना गया। तो जब विभाजन हुआ था तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान भी चले गए थे, उनमें से कुछ लोग जो है
वापिस हो गए थे। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 7 जो है उन लोगों के लिए है। चलिए आर्टिकल नंबर, या वो लोग जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, ठीक है, हाँ, उनके लिए नागरिकता के संबंध में अनुच्छेद दे रखा है 6, और भारत से पाकिस्तान जाकर वापस आने वालों के लिए 7। अनुच्छेद नंबर 8, अनुच्छेद नंबर 8 में कह रहे हैं भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार मतलब कुल मिलाकर इसमें यही बात बोली गई है कि ऐसे व्यक्ति जो भारत के बाहर रह रहे हैं। अब समझ लो क्या हुआ, एक व्यक्ति ऐसा है जो भारत का रहने वाला है, लेकिन वो कारोबार करने के लिए किसी दूसरे देश में चला गया, फिर वहीं पे वो शिफ्ट हो गया, उसने वहाँ की नागरिकता ले ली। अब क्या होता है कि उसके बच्चे वहीं पर पैदा हुए, उसका परिवार वहीं पर है। अगर मान लो उसके बच्चे जिनका जन्म विदेश में हुआ है, उसके पिता ने विदेशी नागरिकता ले ली है, अब वो बच्चे भारत वापस आना चाहते हैं, तो क्या उन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी? भारत की नागरिकता मिलेगी। तो ऐसे लोग जिनका जन्म भारत के बाहर हुआ है या भारत के बाहर रह रहे हैं और भारत के हैं, तो ऐसे लोगों को नागरिकता के संबंध में जो प्रावधान किए गए संविधान में, वो अनुच्छेद नंबर 8 में करे गए हैं। चलिए ऐसे लिखेंगे। देखिए ये अभी तक इनमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट हेडिंग है नहीं, सिर्फ नाम से काम चल जाएगा। अनुच्छेद नंबर 9, स्वेच्छा से विदेशी राज्य की स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर उसका भारतीय नागरिक न होना, उसका भारतीय नागरिक न होना, इसका क्या मतलब है? कोई व्यक्ति ऐसा है जो भारत का है, काम के सिलसिले में वो चला गया कहाँ? विदेश में, और उसने विदेश की नागरिकता ग्रहण कर ली अपनी मर्जी से, तो क्या वो भारत का नागरिक रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, उसे भारत का नागरिक या उसकी भारतीय नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। करेक्ट। अनुच्छेद नंबर 10, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना।
नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, इसमें ये प्रावधान करे गए हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इसमें दोनों बातें लिखी गई हैं, किस किस की नागरिकता बरकरार रहेगी और किस किस की नागरिकता ख़त्म होगी। ठीक है, तो मैंने बताया था कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। वो भारतीय नागरिकता का परित्याग कर देता है तो भी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। वो देशद्रोह का काम करता है ना, वो संविधान में विश्वास नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। वो सब रूल जो हैं वो कहाँ लिखे गए हैं? आर्टिकल नंबर 10 में। अभी तो कोई आर्टिकल ऐसा नहीं है मैं आपको बताऊं जो पेपर में आने लायक हो, सिर्फ ये पढ़ने के लिए थे। अब जो 11वें नंबर का अनुच्छेद है वही आपको याद रखना, उसी पर आप रट्टा मारिए, वही इम्पोर्टेंट है, केवल वही इम्पोर्टेंट है। अगर अनुच्छेद पढ़ने हो नागरिकता के तो मेरे हिसाब से अनुच्छेद पढ़िए, कौन सा? 11वां। एक ही अनुच्छेद पढ़ें आप, अनुच्छेद नंबर 11 है, वो मैंने लिख भी दिया कि इम्पोर्टेंट है। देखिए, अनुच्छेद नंबर 11 में कहा गया है कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? हाँ, तो देखिए, संसद को यह अधिकार दिया गया है कि संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है। वह नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है। अब एक लाइन में इस बात को पढ़ लीजिए, और लाइन ये है कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? नागरिकता के संबंध में कौन कानून बना सकता है? ऑप्शन आएगा लोकसभा, ऑप्शन आएगा राज्यसभा, ऑप्शन होगा राष्ट्रपति, ऑप्शन होगा संसद। तो नागरिकता के संबंध में कानून सिर्फ और सिर्फ कौन बनाएगा? तो एक अनुसूची 7 पढ़ी थी हमने, अनुसूची 7 में एक विषय था संघ सूची वाला। तो ये नागरिकता संघ सूची का विषय है या राज्य सूची का विषय है, यह समवर्ती सूची का विषय है। अगर समवर्ती सूची का विषय होता तो दोनों कानून बनाते। अच्छा, राज्य सूची का विषय होता तो राज्य विधानमंडल बनाता। जब कानून संसद बनाएगा तो ये किसका विषय है? ये संघ सूची का विषय है। किसका विषय है? संघ सूची का विषय है। अब देखो, एक लाइन तो ये इम्पोर्टेंट हो गई। दूसरी लाइन है, इसी में हम देखेंगे, पहली बार नागरिकता के संबंध में कानून बनाया गया था, उसे कहते हैं नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था। तो याद रखो, नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम कब आया था भैया? अच्छा बताओ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था 1956 में, और नागरिकता अधिनियम आया था कब? 1955 में। ये बताया जाता है, क्वेश्चन पूछा गया था कि नागरिकता अधिनियम में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? नागरिकता अधिनियम में, इस अधिनियम में अब तक कितनी बार संसद संशोधन कर चुकी है? तो इसमें संसद ने अब तक 9 बार संशोधन करा है। कितनी बार? 9 बार। तो ये बात भी नोट करें। देखिए, इस अधिनियम में संसद अब तक 9 बार संशोधन कर चुकी है।
संसद अब तक इसमें कितनी बार संशोधन कर चुकी है? 9 बार संसद जो है संशोधन कर चुकी है। अच्छा, 9 बार में कब कब हुआ है संशोधन? भाई ये तो एक्ट था 1955 का, तो 1959 में एक संशोधन हुआ, एक संशोधन हुआ 1960 में, एक बार संशोधन हुआ 1985 में, एक बार संशोधन हुआ 1986 में, एक बार संशोधन हुआ 1992 में, एक बार 2003 में, फिर हुआ 2005 में, फिर हुआ 2015 में, 2015 और एक बार संशोधन हुआ है 2019 में। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तुम्हें ये गिनती याद नहीं रखनी है। ये तो मैंने इस वजह से बता दिया कि अगर आपके दिमाग में बात चल रही हो कि कब कब संशोधन हुए हैं, तो वो मैंने आपको बता दिए हैं। जबकि ऐसा थोड़ी पूछेंगे, ऐसा थोड़ी पूछेंगे, बल्कि वो तो ये कहेंगे कि बताओ नागरिकता अधिनियम कब का था? 1955 का। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक सरकार ने कितनी बार संशोधन करा है? तो 9 बार संशोधन करा है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और सुन लीजिए। देखिए, भाग नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर किसी नए राज्य का नाम रखा जाएगा तो संसद किस प्रकार का संशोधन करेगी? साधारण बहुमत का। लेकिन अगर नागरिकता के अधिनियम में संशोधन होता है तो वो जो संशोधन होगा विशेष बहुमत और राज्यों की अनुमति का संशोधन होगा, स्वीकृति का संशोधन होगा आधे से अधिक। ठीक है। तो ये बात भी आप नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट बात है ना। देखिए, इस अधिनियम या यूं कहें नागरिकता के संबंध में होने वाला संशोधन नागरिकता के संबंध में होने वाला संशोधन संसद के विशेष बहुमत, संसद के विशेष बहुमत व आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति वाला संशोधन होता है। स्वीकृति वाला संशोधन है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये भैया कि अगर संसद नागरिकता के संबंध में संशोधन करेगी तो वो संसद के 2/3 बहुमत, जिसे विशेष बहुमत कहते हैं, उससे उसको पास करेगी, प्लस आधे से ज़्यादा राज्यों की अनुमति होनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, आधे से अधिक राज्यों की अनुमति होनी चाहिए। तो ये आर्टिकल नंबर 11 में कही गई है सब बात है। आर्टिकल 11 की एक बात और इम्पोर्टेंट है, और वो बात इम्पोर्टेंट है अभी 2019 में सीए को लेकर, आपने सुना होगा 2019 में, हाँ, सीएए को लेकर हाँ सवाल आया था और बातें चली थी, तो उसके बारे में भी लिख लें। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ठीक है, वो पंखा चला दो उधर। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, ये भी इम्पोर्टेंट है। नागरिकता संशोधन अधिनियम
अगर मैं ये बोलूँगा कि नागरिकता अधिनियम कब का था, नहीं, नागरिकता अधिनियम तो 1955 का, और ये नागरिकता संशोधन अधिनियम है 2019 का। देखिए, इसमें पाकिस्तान, कोमा बांग्लादेश, कोमा अफगानिस्तान, से भारत आने वाले अल्पसंख्यकों, से भारत आने वाले अल्पसंख्यकों जैसे हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी, तो इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भारत आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है। को नागरिकता देने का प्रावधान है। जो 31 दिसंबर 2014 से, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं, अब इसे ऐसा मानिए, देखिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी के लोग हैं, वहाँ माइनॉरिटी के लोग हैं, जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, ये माइनॉरिटी में हैं वहाँ। तो अगर ये 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए हैं, ठीक है, तो इनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। भारत की नागरिकता देने का प्रावधान ये एक्ट करता, ठीक है, ये एक्ट करता है। अच्छा, सवाल ये है कि क्या मेजॉरिटी के किसी व्यक्ति को नागरिकता नहीं मिलेगी? तो मेजॉरिटी के लोगों को नागरिकता मिलेगी बाय रजिस्ट्रेशन। अरे भाई, क्या इन देशों का कोई व्यक्ति मेजॉरिटी का अगर आता है तो वो रजिस्ट्रेशन कराएगा, 5-10 साल भारत में रहेगा, फिर रजिस्ट्रेशन कराएगा, फिर उसे चेक करा जाएगा, फिर उसके बाद संसद उसको नागरिकता प्रदान करेगी। हाँ, इस तरह से होगा उसके मामले में। लेकिन इनको क्या, इस एक्ट के थ्रू डायरेक्ट नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। ये याद रखें, कब से वो भारत में आ गए हैं? 31 दिसंबर 2014 से पहले जो थे, पहले ही आ गए थे वो। ऐसा नहीं 31 दिसंबर 2014 के बाद अगर कोई भारत में आया है तो इस एक्ट के तहत उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। जैसे को कल ही आ गया है ना, तो उसको नागरिकता मिलेगी, ऐसा नहीं है। चलिए एक और देखो, तो ये सब बातें जो हैं वो नागरिकता के संबंध में है, ठीक है। ये सब बातें किससे संबंधित हैं? नागरिकता के संबंध में। चलिए भाई, अब बात करेंगे संविधान का भाग नंबर 3। भारतीय संविधान का भाग नंबर 3
भाग नंबर 3 में जो प्रावधान है वो है भैया मूल अधिकारों का। मूल या मौलिक अधिकार। मूल या मौलिक अधिकार, इनको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। मूल अधिकारों का पहले पढ़ते हैं बेसिक। ये वो चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स का जहाँ हर एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे क्योंकि इसके सवाल थियोरिकल भी पूछे जाते हैं, मतलब थोड़ा घुमा के। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे मूल अधिकारों के की सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया? इसकी सामान्य जानकारी। तो मूल अधिकारों के संबंध में पहले पढ़ेंगे सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी। सवाल ये आता है कि मूल अधिकारों का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ था? मूल अधिकारों का विकास, मूल अधिकारों का मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास मूल अधिकारों का सबसे पहले विकास कहाँ हुआ था? तो देखिए, जिस देश में ये चीज़ें शुरू हुई थी, मूल अधिकारों का सबसे पहले विकास या पहला चरण जो स्टार्ट हुआ वो ब्रिटेन में हुआ। कहाँ हुआ? ब्रिटेन में। ब्रिटेन का जो उस समय ब्रिटेन के राजा हुआ करते थे, हाँ, उनका नाम था राजा, हाँ, जॉन। बहुत पुराना समय है, बात है 1215 की। 1215 ईस्वी में मूल अधिकारों की संकल्पना शुरू हुई। कहाँ से है? ब्रिटेन से। संकल्पना कह सकते हैं इसको। ठीक है, देखिए, ब्रिटेन में मूल अधिकारों को बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। ब्रिटेन में इन्हें बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। तो मूल अधिकारों को ब्रिटेन में क्या कहते हैं भैया? बिल ऑफ राइट्स कहते हैं मूल अधिकारों को। तो ये तो ब्रिटेन की शुरुआत थी कि ब्रिटेन में राजा ने लोगों को अधिकार दिए। अच्छा देखो, राजशाही सत्ता में कहाँ लोगों के पास अधिकार होते होंगे? संपूर्ण अधिकार तो राजा के पास होते थे, नहीं होते थे? भाई, राजा ने आज कोई कानून बनाया, कल उसे अच्छा नहीं लगा, ख़त्म। राजा को लग रहा अभी कानून बनाएंगे। पहली बात तो राजा क्या कानून बनाता होगा? राजा ही कानून है, राजा ही कानून है। राजा ने जो कर दिया वो सही है। उसके खिलाफ क्या करोगे और कहाँ जाओगे? नहीं जा सकते, है ना। लोकतंत्र की खूबी है कि हर चीज़ एक नियम से है, क्रम से है, सीक्वेंस में है। चलिए, हाँ, फ्रांस में मूल अधिकारों की शुरुआत। फ्रांस में मूल अधिकारों की शुरुआत, देखो, यहां से संकल्पनाएं शुरू हुई हैं।
मूल अधिकारों के विचार शुरू हुए ब्रिटेन से। देखिए, फ्रांस में मूल अधिकारों की शुरुआत हुई थी 1789 में, 89 में। देखिए, आपको पता, फ्रांस की क्रांति जब हुई थी तो उसमें 3 बातें आई थी: स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये किस क्रांति का नारा था? तो फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? देखिए, फ्रांस की क्रांति का नारा, फ्रांस की क्रांति का जो नारा था, ये पूछा हुआ है सवाल है कि किस क्रांति का नारा? हाँ, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता है। ठीक है, समानता, स्वतंत्रता व बंधुता। सब समान हैं, सब आज़ाद हैं और सब आपस में भाईचारे के साथ रहेंगे। तो देखिए, यहाँ एक राजा हुआ था फ्रांस का, उसे कहते थे हाँ लुई सोलवे। देखिए, मूल अधिकारों के उल्लंघन के कारण मूल अधिकारों के उल्लंघन के कारण लुई सोलवे को फांसी दे दी गई। फ्रांस के राजा लुई सोलवे को फांसी दी गई। समझिए, राजा ने लोगों के मूल अधिकारों का हनन करा। ठीक है, हाँ, लुई सोलवे ने कहा था कि मैं ही राजा हूं और मैं ही कानून हूं। ठीक है, मैं राजा हूं और मैं ही कानून हूं। तो जनता ने कहा अच्छा, तू राजा और तू ही कानून, तो अब ऐसे राजा और ऐसे कानून को हम देखेंगे। तो फ्रांस के क्रांति के समय ही हाँ, लुई सोलवे को क्या कर दिया गया? फांसी दे दी गई, राजा को फांसी दे दी गई। आप समझिए कि जो फ्रांस के लोग हैं वो मूल अधिकारों के प्रति कितने सजग हैं, कितने सजग हैं वो फ्रांस के लोग। अच्छा देखो, ये मूल अधिकारों पर लड़ाई कर रहे थे, हम गुलाम हो रहे थे, हम दुनिया में कितना पीछे थे, बोलो। तो मूल अधिकारों के विचार शुरू हुए ब्रिटेन से। मूल अधिकारों हाँ के लिए फ्रांस में लुई सोलवे, ये सवाल आया है कि मूल अधिकारों के उल्लंघन के कारण फ्रांस के किस राजा को फांसी हुई थी? लुई 15, लुई 16, लुई 17, लुई 18, वहाँ ऐसे नाम चलते हैं। तो लुई सोलवे को। अब सवाल आता है, सामान्य जानकारी की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, मूल अधिकारों को अपने संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने वाला पहला देश। देखिए, संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने वाला पहला देश, दुनिया का वो पहला देश बताइए जिसने अपने संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया है। तो आपको पता होगा, दुनिया का सबसे पहला संविधान अमेरिका का है और अमेरिका ने ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मूल अधिकारों को शामिल करा है और अमेरिका से ही फंडामेंटल राइट्स हमने लिए हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहाँ से आए हैं भाई? यूएसए से आए नहीं आए, अमेरिका से आए हैं या नहीं आए हैं? तो संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है भैया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका।
दुनिया का पहला देश जिसने अपने संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करा। दुनिया का पहला देश जिसने अपने संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करा, वो कौन सा देश था? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो भारत में मूल अधिकार कहाँ से लिए जाएंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए से, अमेरिका से भारत मूल अधिकारों को। अब चलते हैं भारत के मामले में। ठीक है, मूल अधिकारों के संबंध में भारत के बारे में क्या क्या बातें कही गई हैं। ठीक है, तो देखिए, पहले हम सामान्य जानकारी के तहत ही मूल अधिकारों की बात करेंगे भारत के मामले में। तो अब भारत के मामले की अगर हम बात करें मूल अधिकारों के मामले में, देखिए भारत में ये तो हमने पूरी दुनिया की बात कर ली। अब भारत में मूल अधिकारों के मामले में, भारत में मूल अधिकारों के मामले में जो सामान्य सी बात है वो क्या क्या है? भारत में मूल अधिकार, भारत में मूल अधिकारों को लेकर सर्वप्रथम मांग कब उठी थी? भारत में मूल अधिकार, या यूं कहते हैं भारत में मूल अधिकारों की मांग हमने भी अंग्रेजों से अपने अधिकार मांगे। तो देखिए, सबसे पहले एक आया था तिलक विधेयक। तिलक विधेयक आया था 1895 में। तिलक विधेयक कब का था भैया? तिलक विधेयक 1895 का था। तो पहली बार ये सवाल ऐसा पूछा जाएगा कि भारत में पहली बार मूल अधिकारों की मांग कब उठाई गई थी? तो 1895 में। किस विधेयक के माध्यम से उठाई गई थी? तिलक विधेयक के माध्यम से। ठीक है, तिलक विधेयक जो बाल गंगाधर तिलक का था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, है ना, कि स्वाधीनता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, चलिए, दूसरी बार एनी बेसेंट ने ये मांग उठाई मूल अधिकारों की। तो दूसरी बार वकालत करी एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने मूल अधिकारों की मांग उठाई 1925 में। उन्होंने कहा था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। उन्होंने कहा था इंडिया के लिए कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। इंडिया बिल, देखो तिलक विधेयक किसका था? बाल गंगाधर तिलक का। और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल कौन लेकर आया था? एनी बेसेंट। इसमें भी इन्होंने मांग उठाई थी किसकी? मूल अधिकारों की। तीसरी बार मांग उठाई गई मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1928 में। आपको पता होगा एक आती है, उसे बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से ये सवाल खूब आता पेपर में कि नेहरू रिपोर्ट, हाँ, कौन लेकर आया था? तो मोतीलाल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू? मोतीलाल नेहरू। उसका आंसर जवाहरलाल नेहरू लगा देते हैं बच्चे, गलत हो जाता। चौथी बार मूल अधिकारों की मांग उठाई गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। ये सवाल अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे। वो ये कहेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मूल अधिकारों की मांग उठाई गई।
तो कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन किस समय का था? समय क्या था? तो 1900 कराची अधिवेशन कब हुआ था? लाहौर कब हुआ था? बोलो। 1929 में। कराची कब हुआ था? 1930 में। तो 1930 में कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। सरदार पटेल से मतलब समझ गए? सरदार पटेल किसे कहते हैं? देखिए, मूल अधिकारों की मांग 5वीं बार उठाई महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने 1931 में 30, 31, 32 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान अब यहाँ से अलग अलग प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे कि भारत में पहली बार मूल अधिकारों की मांग कब उठाई गई थी? 1895 में। किस विधेयक के द्वारा? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में मूल अधिकारों की मांग की वकालत किसने करी थी? एनी बेसेंट ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो पहला अधिवेशन जिसमें मूल अधिकारों की मांग उठाई गई। किस गोलमेज सम्मेलन में मूल अधिकारों की मांग उठाई गई? तो इस तरह से यहाँ से सवाल बनेंगे। ठीक है। अब कल हम देखेंगे कि जो कितने मूल अधिकार हैं, कौन कौन से अनुच्छेद हैं। ठीक है। फिर एक एक अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे बाद में। ठीक है। चलो भैया।